हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अजय ट्रिक वाला यूट्यूब परिवार में। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आज सीधा इंटरेक्शन यानी डायरेक्ट बातें। देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन देख के हमारा दिमाग ऐसे उत्तर को ढूंढता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि हमने कितनी पढ़ाई की है, और आइए मेरे नोट्स से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम चीज़ों को जान पाते हैं। कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप क्या है उस वीडियो को वहीं रोकेंगे, फिर सोचेंगे और अपना आंसर जो है वो कमेंट में डालेंगे, और 1 2 3 4 ऐसे करके डालेंगे, या फिर एक पेज ले लेंगे उसमें लिखेंगे और फिर बताएंगे कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। लास्ट टाइम में अपने आप को जानने का कि मेरे से कितनी गलतियां हो रही है, कहाँ हो रही है, यही तरीका है। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली वीडियो। ऐसे ही हम वीडियोस लाते रहेंगे इस मुद्दे पे कि डायरेक्ट इंटरेक्शन करना, और रोजाना क्या क्या मुद्दे चल रहे उनकी डायरेक्ट बात करना। लेक्चर की तरह चीज़ें बहुत सारी होती है, यूट्यूब भरा पड़ा है ये चीज़ों से, और हम भी ऐसी वीडियोस लेके आएंगे जो कि लेक्चर की तरह है, लेकिन ये बातें भी हम करेंगे जिससे हमें अच्छा लगे बात करने का। ठीक है, मज़ा आता है। तो देखिए हमारे नोट से हमारे क्यों कि हमारा एक जैसा नोट था। तो पहला मैं बात करता हूँ मेरे स्टिकी नोट्स से कि मैंने आज स्टिकी नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट पाया है, क्या चीज़ ऐसी है जो मैंने इसमें लिखना उचित समझा है। तो पहला देखिए कि राजस्थान के अंदर हम जब जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में क्वेश्चन आते हैं अलग अलग तरीके के, कि ऐसा कौन सा वर्ष था जब जनसंख्या को मंद वृद्धि कहा गया। मंद वृद्धि वाला क्या है वर्ष कौन सा था। तो ऑप्शन है आपके लिए 1901 से 1921 तक, 1921 से 1951 तक, फिर 1951 से 1981 तक, फिर 1981 से वर्तमान तक। तो आपको बताना है कि मंद वृद्धि का वर्ष इनमें से कौन सा रहा था। दूसरा क्वेश्चन, स्थिर वृद्धि का वर्ष कौन सा रहा, फिर विस्फोटक वृद्धि का वर्ष कौन सा रहा, उसके बाद में घटती वृद्धि का वर्ष कौन सा रहा, और नकारात्मक वृद्धि का कौन सा वर्ष रहा। उसके बाद विभाजक जो वर्ष कहलाते हैं वो कौन से कहलाते हैं, और छलांग दशक क्या है। भारत में सर्वाधिक 1961 से 71 तक का हमें बताना है कि क्या कुछ रहा था। जनसंख्या में कम रही थी, सर्वाधिक ज़्यादा रही थी। राजस्थान में सर्वाधिक कब रही, और हमारे जो जिले हैं उनमें कितने कितने % के रूप में जनसंख्याओं की मतलब वृद्धि देखी जा रही है। फिर उसके बाद में कमी कहाँ देखी जा रही है। ये वाले टॉपिक आपके सामने मैंने रखे। तो आपको अगर याद है तब तो आप इसी वार्ता में से बता देंगे इतने में ही, जहाँ पे हम 3 मिनट में सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं जनसंख्या के। तो अब हम जान लेते हैं कि जनसंख्या के बारे में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर क्या है। पर आपको यहाँ तक आने से पहले आंसर दे देना है, और जिनको याद नहीं थे वो अब लिख लेंगे और याद रखेंगे। देखिए हमारे यहाँ जनसंख्या का क्या देखा जाता है कि जो मंद वृद्धि थी, मतलब वृद्धि बहुत कम हो रही थी, ग्रोथ हो ही नहीं रही थी, बहुत कम थी, वो थी 1901 और 1921 का वर्ष। उससे पहले हम देखते भी है कि विश्व लेवल पे भी देखें तो स्पेनिश फ्लू आया हुआ था, तो कुछ इफेक्ट वैसे यहाँ पे भी रहे होंगे। तो उस प्रकार से 1901 से 1921 में मंद वृद्धि रही थी। फिर हम देखते हैं कि स्थिर वृद्धि कब आ गई। स्थिर वृद्धि आ गई थी 1921 से लेकर के 1951 तक, क्योंकि अब आपको जो आंसर देना है कि स्थिर वृद्धि कब है तो वो है 1921 से 1951 तक। फिर हम देखते हैं विस्फोटक वृद्धि होती चली गई, वो है 1951 से 1981 तक। क्यों, हमें भी पता है कि वो 1951 से 1981 का वर्ष जो है वो आज़ादी के बाद का वर्ष है। और हम देखते भी है कि हमारे जो चाचा ताऊ दादा है उनके बेटे जो है वो 7 7 8 8 10 10 है। तो 1951 से 1981 की वृद्धि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, विस्फोटक साल था वो एक तरीके का। क्या था, विस्फोटक था। घटती वृद्धि कब थी, जब वृद्धि घटने लगी है। घटती वृद्धि क्या होती है, मान लो 3% ज़्यादा बढ़ रही थी, फिर अब 2% बढ़ रही है, कि बढ़ तो रही है पर पहले जितनी बढ़ रही थी उससे कम बढ़ रही है। ठीक है, ये वाला है। फिर नकारात्मक वृद्धि आई है, वो आई है 1911 और 21 में नकारात्मक वृद्धि, मतलब माइनस में जाने लगी वृद्धि। फिर विभाजक साल 1921 का वर्ष पहला विभाजक वर्ष था, दूसरा विभाजक वर्ष है 1951 का। उसके बाद में छलांग दशक आया है, वो 1951 से 1961 का है, एकदम छलांग लगी है। और फिर भारत में सर्वाधिक देखें तो 1961 से 1971 है। राजस्थान में देखो तो 10 साल बाद 1971 से 1981 है। क्वेश्चन आते हैं ऐसे।
फिर हम देखते हैं कि कौन से जिले ऐसे हैं जहां पे क्या हुआ है, सर्वाधिक वृद्धि देखी जा रही है। तो हम देखते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि के अंदर जो बाड़मेर है वो 32.57% तक आगे बढ़ रहा है ना, तो 32.50, ठीक है। फिर जैसलमेर 31.8, उसके बाद में जोधपुर 27.7, फिर बांसवाड़ा 26.58। इस प्रकार से ये चारों जिले हैं और चारों जिलों का क्रम आ सकता है कि कौन से जिले में वृद्धि है, कौन से नहीं है। ऐसे भी आ सकता है कि बाड़मेर के बाद ऐसा कौन सा जिला है जिसकी वृद्धि सर्वाधिक है, तो वो है जैसलमेर। अब पूछे कि शुरुआत का ऐसा कौन सा जिला है जो कि तीसरे नंबर पे है, तो जोधपुर, मैं पूछ रहा हूँ। फिर आपको बताना चौथा कौन सा, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही है। और बाड़मेर की वृद्धि है 32.5। उसके बाद में नकारात्मक मतलब जो नुकसान में है, श्रीगंगानगर 10%, 10% तक कमी, झुंझुनू 11%, पाली 11.9% और बूंदी 15.4%। ये इस प्रकार से आप देख रहे हो गंगानगर में सर्वाधिक कमी आ रही है, ठीक है। फिर झुंझुनू में आ रही है, फिर पाली में आ रही है, फिर बूंदी में आ रही है। याद करने का तरीका तो डायरेक्ट बन रहा है, गंगानगर, झुंझुनू, पाली और फिर बूंदी। ये लो, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, कर लो याद, हो गया, डायरेक्ट याद हो गया। और ये बाड़मेर वाला, बाड़मेर जैसलमेर, ऐसे है क्या, ये बाड़मेर जैसलमेर ऐसे है। मैप को ध्यान से देखना है, बाड़मेर के ऊपर जैसलमेर है, ठीक है। तो बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर बांसवाड़ा, बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर बांसवाड़ा, ये देखिए याद हो गया ना। बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर बांसवाड़ा, ये क्या है, ज़्यादा वृद्धि वाले। और नुकसान वाले कौन से, गंगानगर, झुंझुनू, पाली और कौन सा है, बूंदी। ये नंबर वाइज अब याद करोगे, ऐसे ट्रिक बना के चीज़ों को कनेक्ट करके तो याद रहेगा। तो ये था हमारा जनसंख्या का बिंदु। उसके बाद हम जानते हैं पर्यावरण से कुछ, क्योंकि पर्यावरण और साइंस इनके मैं सबके एक साथ क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। तो उससे पहले मैं, आप चाहो तो, हाँ चलो पर्यावरण का ही देखते हैं कि हाल ही में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। हम जो देख रहे हैं वो सारा जो मटेरियल है मैंने इतना मेहनत करके बनाया है अपने लिए भी और आपके लिए भी, ताकि हम आगे बढ़ते रहें। ये देखिए मेरे नोट्स जो मैंने बनाए हैं उनसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और ऐसे करके बढ़िया से सारा सिस्टम बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ऐसे कहीं से भी उठा लिया है, अपने बनाया है, उस पर काम किया है, देखा है कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये स्टिकी नोट्स है मेरे रोज़ाना के, जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, वो वाले स्टिकी नोट्स हैं। तो डेली जो चीज़ें बनाई है, कलेक्ट की है, वो वाली। उसके बाद में जो वीकली मंथली जो सिस्टम बना के मैंने लिखा है वो वाला, तो सारा एक सिस्टम है। अब मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ वो इन्वायरमेंट का है कि भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने फिलहाल, तो वो है 57। और 57 नंबर का टाइगर रिजर्व है रातापानी मध्य प्रदेश। कौन सा है, रातापानी मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और इस बार तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 50 से लेकर के 57 तक याद कर लेना सभी, क्योंकि राजस्थान में भी तो 2 बने थे। कौन सा, रामगढ़ विषधारी बना था ना एक, और उसके बाद में कौन सा बना था, रामगढ़ विषधारी बना, अब कुंभलगढ़ बनने की बात चल रही है। तो मैं पूछता हूँ कि राजस्थान में टाइगर रिजर्व है कितने, क्या सरिस्का है, क्या अपने यहाँ पे रणथंभौर है, क्या मुकुंदरा हिल्स है, क्या रामगढ़ विषधारी है, क्या कोटा जो है वो तो है ही, उसके साथ में जो कुंभलगढ़ वाला बन रहा है। ये आपको बताना है कि अपने यहाँ टाइगर रिजर्व कितने हैं, 5 है या 6 है। फिर मैं अगर आपसे पूछूंगा राजस्थान में नेशनल पार्क कितने हैं, तो क्या नेशनल पार्क हमारे यहाँ है भी क्या या नहीं है। अगर है तो क्या जैसलमेर वाला जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो नेशनल पार्क है क्या, क्या बस उसका नाम ही राष्ट्रीय है। आपको पता है क्या, उसका नाम ही राष्ट्रीय है, वो नेशनल पार्क नहीं है। उसका नाम क्या है, नेशनल मरु उद्यान। अक्कलकोट फॉसिल पार्क जो है ना वहाँ पे, ये इस प्रकार से जैसलमेर वाला है ना। तो हम देखते हैं अब कि विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी कौन से देश में है, वो देश है भारत। क्या है, भारत, जहाँ पे 70% यानी इसकी 70%, यानी कि 2/3 से भी ज़्यादा भारत में बाघ पाए जाते हैं। और इसके बाद देखें कि भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है कॉर्बेट। अब आपसे क्वेश्चन अलग पूछूंगा कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, नागार्जुन सागर, कॉर्बेट, बांदीपुर, या फिर ये एक और ले लीजिए टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल।
तब बताइए कौन सा बड़ा है। तो सबसे बड़ा है इनमें नागा अर्जुन श्रीशैलम। नागा अर्जुन श्रीशैलम, आपको यह बताना है कि नागा अर्जुन श्रीशैलम कौन से राज्य का है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो बाघ अभ्यारण्य होते हैं वो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आए थे। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1972 में, 1973 में, 1975 में, 1985 में, आपको ये बताना है। तो मैं बताता हूँ आंसर, ये आया था 1973 में। लेकिन आपको आंसर सुनने से पहले वीडियो को रोकना होता है और आपको अपना आंसर सोचना होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में अब कुल कितने बाघ हैं। तो भारत में जो बाघ है वो है 3682, यानी कि 3682 बाघ हमारे पास है। इसके बाद में एक पुरस्कार है T×2, यानी कि टाइगर को क्या करना है, डबल टी टाइगर इंटू जो मल्टीप्लाई और 2 क्या करना है, टाइगर को डबल करना है। तो ये पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश के वन विभाग को और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी यूपी का ही है, ठीक है, आपको याद रखना है। इस प्रकार मैंने एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछे। अब मैं देख रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन मैं साइंस के पूछता हूँ आपसे, मैं मिक्सअप पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। एक मॉक टेस्ट है कि आप बताओगे मेरे को जो टीबी होता है, टीबी उसका पूरा नाम क्या है, और टीबी क्या है, एक वायरस है या बैक्टीरिया है, आपको ये बताना है। ये आप ही बताओगे मेरे को, मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, आपको सर्च करना है। उसके बाद में आप बताइए कि जो डिप्थीरिया नाम का एक रोग है, डिप्थीरिया, आपको ये बताना है कि डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट होता है। मैं ऑप्शन देता हूं, विडाल टेस्ट या फिर सिक टेस्ट, विडाल टेस्ट या फिर सिक टेस्ट, या फिर आपको बताना है ड्यूकोरल। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा टेस्ट जो डिप्थीरिया के लिए होता है। तो मैं उत्तर दे रहा हूं सिक टेस्ट। सिक टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, डिप्थीरिया के लिए। और क्या ये क्वेश्चन आते हैं? जी आते हैं। अभी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आए थे कि जो विडाल टेस्ट है वो क्या है, किससे संबंधित है। तो विडाल टेस्ट जो है वो है किससे संबंधित, आप बताओगे मेरे को या मैं बताऊं? आपने नाम सुना होगा टाइफाइड। टाइफाइड क्या होती है, बुखार की तरह होती है। टाइफाइड में जो टेस्ट होता है वो होता है विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट तो बहुत सारे एग्जाम में देखा जाता है। अगर आपसे मैं 3 क्वेश्चन और पूछता हूं, 3 अध्ययन पूछता हूं कि ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन होता है? क्या ऑर्निथोलॉजी अंगूरों का अध्ययन होता है, क्या शहद का होता है, मटर का होता है, या फिर गेहूं का होता है? तो मैं बताता हूं कि ये तो ऑप्शन ए से ही है ना, क्योंकि जो ऑर्निथोलॉजी है वो पक्षियों का अध्ययन है। और पक्षियों में क्या, ऑर्निथो क्या, ऑर्निथोलॉजिस्ट है, हमारे यहाँ पे भी हुए थे। उनका नाम है डॉक्टर सलीम अली, भरतपुर के केवलादेव में। आपने सुना उनका नाम? सुना? तो ये बताइए कि वो कौन से राज्य के थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक हमारे इसमें स्टिकी नोट से लेते हैं। मैं 4 एक साथ ऑप्शन लेता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया, बहुत बार। इसमें ग्राम सेवक में भी, पटवारी में भी, आरएएस में भी, और सब जितने भी एग्जाम होते हैं एलडीसी से लेके आरएएस तक सब में आता है ये। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नंबर वाइज पूछूंगा, ईयर के हिसाब से, आगे पीछे नहीं पूछूंगा। तो मतलब आपको ये बताना है कि आपको सेट करना है इसको, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब हुआ था? सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब हुआ था? फिर आपको बताना है कि क्या ये 1995 में हुआ था क्या? 95 में, 1995 में तो नहीं, ये हुआ था 1993-94 में। सीमावर्ती विकास कार्यक्रम कब हुआ था? 1993-94 में। फिर मैं पूछ रहा हूँ एकीकृत बंजर भूमि का विकास कार्यक्रम, पहले क्या था? सीमावर्ती, क्योंकि सीमा लगती है पाकिस्तान की। उसके बाद में बात करें एकीकृत बंजर जो भूमि है उसके बारे में, ये हुआ था 95 में। क्यों? कि पहले तो सीमा को सुरक्षित कर लो, फिर हम बंजर भूमि को ठीक कर लेंगे। स्टिकी नोट से आ रहा है मेरे, तो पहले सीमा को फिर बंजर भूमि को ठीक कर लेंगे 1995 में। तो अब बात आती है कि एकीकृत बंजर भूमि ठीक करनी है, इंटीग्रेटेड। तो ये क्या होती है इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ी हुई, अच्छे से देखेंगे। लेकिन अब पूछे कि बंजर भूमि विकास निगम बनाया गया है, तो एक बात तो साफ है, जब हम 1995 में एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना को देखेंगे तो फिर हमें कोई तो निगम चाहिएगा जो ये कर पाए। तो हमने 10 साल पहले ही, इससे 10 साल पहले ही क्या बनाया था? बंजर भूमि विकास निगम बनाया था।
विकास निगम बनाया था। तो क्वेश्चन ये से है कि बंजर भूमि विकास निगम में कब बना था, 1985 में, 90 में, 95 में, 2000 सन में। तो ये तो पता ही है कि 2000 में होगा नहीं, हमने एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम किया था 1995 में, तो जरूरी या तो 95 में होगा या फिर 85 में होगा। तो ये 10 साल पहले 85 में है, ठीक है। फिर है पहल योजना। पहल योजना कब आई थी? पहल योजना आई थी 1991 में। हमने क्या पहल की थी? हमने सीमावर्ती क्षेत्र के विकास कार्यक्रम की पहल की थी। ये ट्रिक है, तो हमें पहल पहले करनी है। तो पहल है 1991 में, सीमावर्ती 93 में, और हमें जो एकीकृत बंजर भूमि का विकास कार्यक्रम है 95 में, और एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के लिए जो निगम बनाएंगे वो 1985 में। अब बात करते हैं हमें मरुगोचर आया था 2003-4 में। इस प्रकार से आपको ये आंसर देने, हालांकि मैं 3-4 और बोल देता हूं जल्दी। जैसे कि कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974 का है, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा है। और उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1995 का है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। फिर मेवात क्षेत्र का विकास कार्यक्रम 1987-88 का है। 100% राजस्थान के पैसे लगते हैं इसमें, क्योंकि मेवात का क्षेत्र को विकास करना है। डांग क्षेत्र का 1994-95 का है। मगरा क्षेत्र का 2005-06 का है। बीहड़ सुधार 2013-14 का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना है। ये मैं चाहता तो आधे घंटे का लेक्चर आ सकता था इस पे, लेकिन ये 5-10 मिनट में जब हो जाता है तो आधा घंटा क्यों लगाया जाए? अभी टाइम हमारे पास नहीं है, ये टोटली रिवीजन सीरीज है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ हमारे यहाँ पे क्या बने हुए हैं, संस्था बनी हुई है। तो मैं पार्क भी पूछूंगा, कुछ पार्क बने हुए जो संस्थाएं बनी हुई, जैसे काजरी बनी थी 1959 जोधपुर में। कहाँ पे? 1959 में। मतलब क्या? काजरी जाफरी, मतलब जाफरी और आफरी, ये क्या है? जाओ भी फ्री, आओ भी फ्री, ये सब कहाँ का फिक्स है? जोधपुर जाओ फ्री, जोधपुर से आओ फ्री। अब आपको ये चेक करना है कि काजरी तो जोधपुर में है, क्या आफरी जोधपुर में है, क्या जाफरी जोधपुर में है? ये आप मेरे को जरूर देख के बताओगे, आपको देखना है अभी सर्च मार के, ठीक है, सर्च करना है अभी आपको। फिर देखते हैं हम सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 का है, सूखा आशंकित, और 11 जिलों में है। कितने जिलों में है? 11 जिलों में है सूखा आशंकित वाला क्षेत्र। फिर मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में है। उसके बाद जलधारा कार्यक्रम, पट्टे पर पंप सेट देने वाली चीज थी। फिर मरुकर्ण संघाती, ये मरु का प्रसार जो होता है ना, मरुस्थल, उसको रोकने के लिए था 1999-2000 में। इस प्रकार हमने ये देखा। और अब देख लेता हूँ मैं लास्ट में कुछ पार्क है। देखिए ये अपना स्टिकी नोट्स मेरे साथ बहुत सारे 6-7 महीने के है ना। तो अब देखते हैं कि सिरेमिक पार्क बीकानेर का, जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक पार्क दौसा, नहीं इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक पार्क जयपुर, दौसा में, बांदीकुई में क्या है वो आप बताओगे। टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग का पार्क है वो किशनगढ़ अजमेर में है। उसके बाद में टेक्सटाइल का पार्क जो है भीलवाड़ा में है, वैसे ही पता है टेक्सटाइल सिटी है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग का पार्क पाली में है, कांकाणी रोड की जगह पे। फिर देखते हैं हम कि बायोमास प्लेट केमिकल का जो है मैन्युफैक्चरिंग वाला, वो कहाँ पे है, वो आपको मेरे को बताना। बायोमास और प्लेट एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का, ये कमेंट सेक्शन में मैं कुछ डाल दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये बताना है। अब मैं लास्ट सेशन करता हूँ एक और सब्जेक्ट का, ताकि देखिए कवरेज आ जाए कई सारे सब्जेक्ट की एक साथ। तो मेरे नोट्स से मैंने ये लिया है, तो आपके लिए मैं कवरेज के लिए पूछ रहा हूँ। एक तो ये बताइए आप मेरे को कि लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश है, जलवायु प्रदेश होते हैं 10, राजस्थान में 10 है, उन 10 में से लूणी नदी वाला जो अंतर्वर्ती मैदान है उसमें कौन से जिले आते हैं, ये आपको बताना है। तो अब मैं बताता हूँ आंसर, आपको रोक के बताना था। जालोर, जोधपुर, सिरोही, पाली, और सेकंड बी में आता है। किस में आता है? सेकंड बी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो है 90,831। भारत की है 1,06,744। तो अब ये बताना है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में स्थिर मूल्यों में वृद्धि किन की ज्यादा है, राजस्थान की या भारत की? तो भारत की है 7.38, क्योंकि राजस्थान तो 6.94 भी है। तो वही हम देखते हैं भारत की जो प्रचलित मूल्य पे आय है वो है 1,84,205 रुपए, तो राजस्थान के 1,67,964 रुपए। और इस मामले में राजस्थान प्रचलित मूल्य में प्रति व्यक्ति आय के अंदर आगे 11.91% के साथ वृद्धि ले रहा है, और भारत वही 8.68 पे ही है। तो प्रचलित मूल्यों में आय के मामले में राजस्थान आगे है भारत की वृद्धि से,
ठीक है। इस प्रकार हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे और आगे भी अगर आप चाहते हो तो मैं कवरेज 50 क्वेश्चन का सेट लेके आ सकता हूं। लगातार 10 दिन हमारे पास है। इस 10 दिन में अगर 50 क्वेश्चन डेली करते हैं, उन पे वार्ता करते हैं, तो हमारे 500 क्वेश्चन होते हैं, प्लस में वार्ता और करते हैं चारों ऑप्शन की, तो हमारे पास में देखिए 2000 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि लगभग 10 से भी ऊपर मॉक टेस्ट देने के बराबर है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जुड़िए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूं और मॉक टेस्ट को हमें क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, झुकेगा नहीं साला। ओके, थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं अजय ट्रिक वाला आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।